आज का जो मैंने ये टॉपिक रखा है, मतलब मुझे यहाँ तक याद है, मैंने 2022 में मैंने ये किया था और उसमें कई सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड और अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया था और दे आर रियली थैंकफुल दैट आई हैव गिवन द एडवाइजर दैट टाइम। और क्योंकि मेरे भी एक स्टोरी है, वो मैं ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करूँगा। सो अभी जैसे जैसे पीपीटी में एक्सप्लेन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द गोल, है ना, फॉर डूइंग ऑल ऑफ दिस। सो इट्स ऑल अबाउट, मतलब विल मनी एक्चुअली हेल्प यू टू अचीव योर लाइफ गोल। हमारे पास जो भी पैसे हैं वो हमारे लाइफ गोल को अचीव करने में मदद करते हैं, और वो भी कितने, है ना। तो जैसे हमें सबको पता है मनी एक्चुअली कांट बाई हैप्पीनेस, बट मनी हेल्प करता है हमें वो चीज़ें हासिल करने में जो हमें खुशी देती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो फिर कितनी मनी हमें चाहिए जो हमें खुश रखे। और अगर खुशी और हैप्पीनेस का पैरामीटर देखा जाए तो देयर इज़ अ कपल ऑफ एग्जांपल दैट वी आर एक्चुअली एसोसिएट विद, है ना। वो चाहे हमें टूर करना हो, ट्रैवल करना हो, ग्लोबली ट्रैवल करना, आउट ऑफ द कंट्री जाना हो, विद इन द इंडिया जाना हो, उन सब के लिए चाहिए होते हैं पैसे, है ना। ऑफ कोर्स शॉपिंग कुछ लोग का क्रेज़ होता है, कुछ को डाइनिंग आउट का भी है, बाहर जाके फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, उन सब के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स एक सबका अपना अपना एक पर्पस ऑफ लाइफ होता है, गोल होता है, माइलस्टोन होता है कि हमें इस पॉइंट पे एक तो घर लेना ही लेना है ना। और वो वेरी करता है, किसी को घर नहीं भी लेना होता है और किसी को लेना ही लेना होता है, तो वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन और उसके अपने इंडिविजुअल गोल्स पे। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो जब तक मैं नौकरी करता था, जब तक मैं सर्विस में था, मैंने डिसाइड किया था कि मैं घर लूँगा ही नहीं लूँगा, ठीक है। और उसके अपने रीज़न थे कि घर लेके क्या करेंगे, वो आ, हमारे घर तो बनारस में है ही, अपने नेटिव टाउन में, यहाँ पे क्या करेंगे, इससे अच्छा हम रेंट पे इतने, हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम कभी भी 2 BHK से 3 BHK, 3 BHK से 4 BHK में जब भी चाहे हम मूव कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी भी सोच होती है। और ऑफ कोर्स बहुत लोग को रियल एस्टेट या बैंक बैलेंस बनाने होते हैं, कितनों को एक ऐसे प्रोफेशन में जाना होता है जो कि हाईली स्किल्ड और काफ़ी डिमांडेड होते हैं, लेकिन उसमें भी हायर एजुकेशन में उसमें भी पैसे चाहिए, चाहे वो खुद के लिए हो या फिर अपने बच्चों के लिए हो। मैरिज भी एक बहुत बड़ा ओकेज़न होता है। और ऑफ कोर्स मेडिकल इमरजेंसीज, है ना। तो जितने भी ये सारे आप देख रहे हो, ये ऐसे मेजर इवेंट है जो हर किसी के लाइफ में आते ही आते हैं, और उन सब के लिए चाहिए बहुत पैसा, ठीक है। ये इसको मान सकते हैं, ठीक है, ये फ्रिक्वेंट है। लेकिन ट्रेवल, शॉपिंग, डाइनिंग आउट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अगर वाइजली और बहुत मैनेज तरीके से यूज़ करें तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अचीवेबल हो सकती हैं। अदरवाइज़ हमारे पास एक कॉमन आदमी के लिए ऑप्शन बचता है लोन लेने का, है ना। दैट इज़ द इमेंस एक लाइबिलिटी होती है जो हम अपने सामने क्रिएट करते हैं। और ये सब करने के बाद हमें बचता क्या है ना। अगर हम लेट से कि हम अर्न करते जा रहे हैं, अर्न करते जा रहे हैं जॉब में रहते हुए, ठीक है। एज अ सर्विस मैन, एज अ जब हम किसी कंपनी में काम करते रहते हैं तो हमारे पास एक ही ज़रिया होता है, वो हम होता है एक सैलरी विड्रॉ करना, ठीक है। और उसके अलावा हम अपना घर जाके तसल्ली से आराम करना चाहेंगे, फ्रेंड्स के साथ बातें करेंगे, क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ देना चाहेंगे। लेकिन जब हम एक
लाइफ के एक दायरे पे पहुंच जाते हैं तो जो मनी की जो डिमांड होती है वो एक ऐसा चक्रव्यूह आता है जहाँ पे एक रैट रेस स्टार्ट होता है ना। तो वो रैट रेस जो होता है वो कभी उसका अंत होता ही नहीं है। तो इज दिस द एंड ऑफ लाइफ? एंड व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ डूइंग ऑल दिस इन इंटायर लाइफ? हम ये सब क्यों करते हैं? और हम बहुत सारी अपनी लाइबिलिटीज़ भी बहुत सारी एक के बाद एक क्रिएट करते जाते हैं। आप जैसे जैसे अर्न करते जाते हो, जैसे जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते जाते हो, चाहे वो ग्रोथ का रीज़न हो, चाहे वो एक्स्ट्रा मनी या हाइक का रीज़न हो, वट एवर द रीज़न है, सबके अपने अपने रीज़न होते हैं। लेकिन वो जैसे ही आपकी इनकम एक लेवल पे पहुंचती है उसके एक्सपेंस का ऑटोमेटिकली वो हो जाता है। ऐसा नहीं कि अभी आपकी 30,000 है, मान लीजिए 2 साल बाद या 1 साल बाद आपकी 50,000 हो जाएगी तो आपके पास बहुत पैसे बचने वाले हैं। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैंने अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में भी देखा है, मैंने अपने दोस्तों में भी देखा है कि जिनकी 15,000 सैलरी थी तब भी वो उतना परेशान थे, और जिनकी 1 लाख है आज आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स वो उतने ही परेशान है। ठीक है। और उनसे जब पूछा जाता है कि भाई अभी कितना तुम्हारे बैंक बैलेंस है अकाउंट में, तो उनका ना ही रहता है, कभी सोचा नहीं, अभी अभी और अभी टाइम लगेगा। ये जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना उनके पास हमेशा रहती हैं, क्योंकि वो उस तरह से प्लान नहीं करते। वो जानते सब कुछ है, दे आर वेरी वेल अवेयर, है ना। वो यूट्यूब भी देखते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, बट अपने फाइनेंस को प्रॉपरली प्लान करना, है ना, वो वहाँ पे भूल जाते हैं। अब समझो कि हम पूरी इंटायर लाइफ हम इतना दिमाग लगा के, इतना हायर एजुकेशन करके, राइट, अच्छे कॉलेजेस में हमने पढ़ाई की, उसके बाद हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो वहाँ पे भी रोज़ के अपने क्लाइंट्स के साथ डील करना, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, है ना, ईयरली बेसिस, सबके मतलब अपने एक टारगेट्स होते हैं, है ना, परफॉर्मेंस का होता है। तो वो सब किस लिए होता है? वो सब इसलिए होता है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाते हैं। वो मनी कमाने के लिए, एक मनी अर्न करने के लिए हम बहुत दिमाग लगाते हैं। लेकिन जब हम उस पर स्पेंडिंग की बात आती है कि हम उस जो हमने इतना दिमाग लगा के मनी कमाया, उस स्पेंडिंग की बात आती है तो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, है ना। तुरंत हमारे जेब से पैसे ऐसे निकलते हैं जैसे, है ना, क्योंकि हमें एक अश्योरेंस होता है कि नेक्स्ट मंथ सैलरी तो आएगी ही आएगी ना। और ये एक चक्रव्यूह है, एक चक्कर है जिससे आप कभी निकल नहीं सकते। चाहे वो आप आज के आप 30,000 हो, कल के 3 लाख हो, या कुछ सालों बाद आपके 30 लाख की हो, ये वो चक्रव्यूह है। एंड जैसे कि मैंने बोला ना, जब हम पूरे साल या हम पूरे इंटायर लाइफ काम करते रहते हैं, और काम करने के साथ साथ जितने भी लाइबिलिटीज़ मैंने दिखाए, है ना, तो व्हाट इज़ एक्चुअली लाइबिलिटीज़, व्हाट आर द लाइबिलिटीज़? सो इज़ दिस लाइबिलिटी और प्रॉपर्टी? आप में से कोई एक अनम्यूट कर सकता है और बता सकता है कि ये लाइबिलिटी है या प्रॉपर्टी है? चलो मैं खुद ही पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ आकांक्षा से। हेलो आकांक्षा। सर ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है, चलो ठीक है, आप अब म्यूट कर सकते हो। अब मैं पूछता हूँ वंशिका से। सर ये दोनों ही है, लाइबिलिटी और प्रॉपर्टी। ओके ठीक है, आप म्यूट कर सकते हो। अब मैं पूछता हूँ तनिष्का से। प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी है, ओके। आशीष। सर बोथ लाइबिलिटी एज वेल एज प्रॉपर्टी। चलो आप मुझे एक्सप्लेन करो क्यों ये लाइबिलिटी है और ये क्यों प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने बोथ का ऑप्शन चुना। मैं वंशिका से इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उनकी तरफ से थोड़ा ऑडियो की दिक्कत थी। सर एक्चुअली अगर हमें खुद रहना हो उस पे, अगर वी आर लिविंग देयर तो ये हमारे लिए प्रॉपर्टी है। और अगर हम इसे रेंट पे दे रहे हैं तो मे बी इसका रेंट दे रहे हैं, तो इफ EMI चल रही तो इससे लाइबिलिटी। एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। चलो
चलो अब मैं आता हूँ राहुल पे। सर इसमें अगर ये इसमें हम रह रहे हैं डेली बेसिस पे तो हम इसको प्रॉपर्टी अकाउंट करेंगे, बट यस अगर इस प्रॉपर्टी की हमारी कोई ईएमआई चल रही है जो कि मंथली बेसिस पे हमें पे करनी है बैंक को, तो उस केस में हमारे लिए एक लायबिलिटी है। रॉन्ग। चलो नेक्स्ट सौरभ। सर इट्स अ लाइबिलिटी बिकॉज हम इससे कोई इनकम जनरेट नहीं करते, तो इसलिए लाइबिलिटी में काउंट होता है। कोई somehow रेवेन्यू कोई बहुत प्रॉफिट पास कुछ नहीं पास आता। आंसर दिया है, वेरी गुड। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा और बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है। अब पर्व से पूछता हूँ। पर्व, आप तो अकाउंटेंट हो, आपके पास तो बेटर आंसर होगा ही डेफिनेटली। सर ये एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कैसे हमने परचेज किया है, हम बनवा रहे हैं, लोन चल रहा है या रेंट पे है, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है चलो अगर अकाउंटिंग मैं के एक पर्पज सिनेरियो से दे देख रहा रहे हूँ। तो मैंने घर लिया और मैं उस घर पे रह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे लिए लाइबिलिटी है कि प्रॉपर्टी है? मुझे बस एक आंसर चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। अगर आप उसका फुली पेमेंट हो चुका है, सब हो चुका है, देन इट्स अ प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। चलिए ये भी मतलब बोल सकते हैं 50-50% ही करेक्ट है ना उसका। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हम जब तक जिस घर में रहते हैं, ठीक है, लेट से हम जिस घर में रहते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ ही है। रीज़न क्योंकि वो हमें इनकम जनरेट नहीं करके दे रहा है। दूसरी चीज़, हम जितने साल भी रहेंगे हम उस घर में कुछ न कुछ खर्चे करते ही रहते हैं, ठीक है। तो हमारी जेब से पैसे जाते हैं, चाहे वो इंटीरियर में लगे, चाहे वो घर के किसी फर्नीचर में लगे, या कोई फिक्सिंग में लगे, मेंटेनेंस में लगे, कुछ भी, आग लग जाए, टूट फूट हो जाए, कुछ भी। तो हम जब तक उस घर में रहते हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ ही है, अनटिल अनलेस हम उसको छोड़ के जाते हैं और उसको तब सेल करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी ये तब होगी जब हम उस घर में नहीं रहेंगे। मैंने बोला जब तक हम रहेंगे तब तक वो हमारे लिए, चाहे हम लोन ले या लोन लेके ना करें, अपने पैसों से लें, जब तक उस घर में रहेंगे वो हमारे लिए लायबिलिटी है। लेकिन हम जहाँ पे रह रहे हैं वो तो घर हमारे लिए लायबिलिटीज़ है, लेकिन अगर हमने कोई उसके अलावा एक इनकम जनरेट करने के लिए, आप इसको समझो, जो चीज़ हमें इनकम जनरेट करके देती है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी में काउंट होगा। और जो चीज़ जहाँ पे इनकम जनरेट नहीं कर रही है स्टिल वो, और हमारे पैसे लग रहे हैं, वो हमारे लिए लाइबिलिटी ही लाइबिलिटी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी पे लगे, मेंटेनेंस पे लगे, या एनीथिंग एल्स। हमारे पे जेब से पैसे जा रहे हैं मतलब लाइबिलिटीज है। इट्स जस्ट लाइक अ कार, ठीक है। जैसे हमने रेंट पे हमने एक घर लिया और उसको रेंट पे दिया, तो वहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, वो प्रॉपर्टी है। हमने एक घर लिया और उसको कुछ महीने बाद हमने बेच दिया है, हमने रेंट पे भी नहीं दिया, और हमें कुछ प्रॉपर्टी गेन हुआ, तो हमारे लिए प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हमें डिफाइन करना पड़ेगा। हमारा परसेप्शन जो है घर को लेके वो थोड़ा सा मुझे लगता है अभी भी ट्रेडिशनल है, ठीक है। आप मुझे नहीं पता आप लोगों ने रॉबर्ट कियोसाकी का नाम सुना है कि नहीं, बट उसकी एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर कार्तिकेय कि उसने उस टाइम पे 2019 के आसपास मुझे गिफ्ट किया था। और उससे पहले मेरा जो इन्वेस्टमेंट को लेके जो नज़रिया था कंप्लीट चेंज हो गया था अब तभी से, ठीक है। क्योंकि मैं आई वॉज वर्किंग, मतलब उससे पहले जस्ट 1-2 साल पहले ही मैंने कंपनी स्टार्ट की थी जब कार्तिकेय इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट, या आप बोल सकते हो सबसे पुराना हमारे टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, सिंस फाउंडेशन। तो उन्होंने जो गिफ्ट की थी उससे बाद मेरा परसेप्शन चेंज हो गया था। और एक होता है ना, आपको एक स्पार्क मिल जाता है, देन एक जब स्पार्क मिल जाता है तो एक चीज़ों में आग लग जाती है, चीज़ों को और समझने का और डीपली जाने का। तो वो वहाँ से मुझे स्टार्ट हुआ, और फिर उसके बाद मैं इतना डीप गया, इतना ज़्यादा एग्रेसिव हुआ, तो वो सारी चीज़ें आज मेरी एकदम चेंज हो गई है लाइफस्टाइल, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बुक और उसके जो वेल्थ क्रिएशन टिप्स थे।
और हाँ, परसेप्शन मेरा बहुत चेंज हुआ, जैसे कि लाइबिलिटीज़ वर्सेस प्रॉपर्टी, जिसको उस टाइम तक मैं प्रॉपर्टी मानता था, और हम पूरे ज़िंदगी में कितनी लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं, व्हाट आर द लाइबिलिटी वी क्रिएट ड्यूरिंग लाइफ। हाँ, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड है, सो मैं इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी डालूँगा, और उनमें से कुछ लोग बहुत इंग्लिश फ्रेंडली नहीं है, इसलिए मैं सारा कुछ मिक्स करके कर रहा हूँ या ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी यूज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न। जो हम लाइबिलिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं वो मैरिज होती है, मेजर इवेंट जो हमारे लाइफ के होते हैं। एक दूसरा होता है मेजर इवेंट होम, और तीसरा होता है कार। तो मेजरली ऑन एन एवरेज या ज़्यादातर जो इंडियंस हैं, कॉमन पीपल हैं, उनके ये थ्री मेजर इवेंट होते हैं, मैरिज, होम और कार, जिनमें लाखों रुपए जाते हैं। चाहे आप लोन से लो या कोई अपनी प्रॉपर्टी, दादा पुश्तैनी की ज़मीन बेचो या जो भी हो, ये होते ही होते हैं, या अपनी पूरी लाइफ सेविंग लगा दो। ठीक है, एक पिता के लिए बेटी की शादी करना, बेटे की शादी करना, इट्स अ मेजर इवेंट, है ना। वहाँ पे उसकी एकदम खाली हो जाता है। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या जस्ट ट्रेडिशनली बैंक डिपॉजिट और एफडीज और पीपीएफ के भरोसे बैठा है, तो उसका कुछ नहीं होने वाला। वो पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी अपनी पूरी जो जमा पूंजी है वो शादी में ही फूकने वाला है। दूसरा इवेंट होता है घर लेना, है ना। बहुत अच्छा घर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो सबके अपने अपने परसेप्शन है, घर को लेने के नीड है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। कार कैसी होनी चाहिए, वो कार को देख के कितने लोग इम्प्रेस हो के हमारे सराउंडिंग्स में 4 पहिए वाली कार किसी को इनोवा मतलब जो मिडिल सेगमेंट में हो, या तो जो छोटे बजट रेंज में हो, 5-10 से 10 लाख, उसका भी पर्पस सॉल्व हो जाता है, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है। और किसी को मर्सिडीज़ लेनी है, पोर्शे लेनी है, तो उसके अपने अपने लंबोर्गिनी लेनी, उसके अपने अपने रीज़न होते हैं। ठीक है, जिसकी जितनी बड़ी पॉकेट, उसके अपने उतने बड़े ख्वाहिश। एंड व्हाट इज़ द बिगेस्ट लाइबिलिटी दैट कम्स विद द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी लाइबिलिटीज़ हैं जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है इस लाइफ में? कोई आप में से कोई बता सकता है? चलो मैं एक मैरिड पर्सन को ही पूछूंगा। तो विपाशा, आप मुझे बताइए, हमारी इंटायर लाइफ में सबसे बड़ी लाइबिलिटी क्या आती है? और जो लाइबिलिटी आती है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। अच्छा, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ, तो आप अपने राहुल को बता सकते हो, तो राहुल मुझे बता देंगे। सर मैरिज गलत आंसर है। अब मैं पर्व से पूछ रहा हूँ। पर्व, आप बताइए। किड्स। किड्स, किड्स बोला आपने? हेलो, किड्स से बोला, यस सर। एब्सोल्युटली राइट आंसर। और ज़्यादा बच्चे हैं तो मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो किड्स हमारे जो पूरे इंटायर लाइफ में मेजर इवेंट होते हैं, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे बजट करने का तरीका, हमारे सारे प्लान्स इन्हीं के सराउंडिंग घूम जाते हैं। हम अपने लिए बाद में सोचते हैं, सबसे पहले इनके लिए सोचते हैं। इनके स्कूल, इनके हेल्थ, इनकी परवरिश, अच्छे से स्कूल में जाना, इनकी अपब्रिंगिंग करना, इनके लिए रिसोर्सेज जुटाना बेस्ट से बेस्ट, वो हम सारी चीज़ें अपने लिए सारी साइड लाइन कर देते हैं, और इनके लिए सब कुछ वो बेस्ट करना चाहेंगे जो हमें अपनी लाइफ में नहीं मिलता, है ना। वो हम चाहते हैं कि वो उनको ज़रूर मिले, जिससे हम मिसिंग थे, जिससे हमें नहीं मिला जब हम बचपन में थे, है ना। वो स्कूल कॉलेज बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेजना, उनको बेस्ट लाइफ प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली जब भी ज़रूरत पड़े
वो हम रेडी रहें उनके लिए, चाहे वो जॉब करने के लिए वो पैसे मांगें या कहीं नौकरी में जाने के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए पैसे मांगे, और मैरिज, और फिर उसके बाद उनकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ना, बीच बीच में वो भी देखना पड़ता है। अगर इन केस ऑफ अगर वो जॉब लूज़ करते हैं या कुछ बिजनेस में उनको लॉस होता है कहीं से भी, क्योंकि लाइफ एक बहुत बड़ा है जिसमें इस तरह के इवेंट होते रहते हैं। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, है ना। अगर आज अच्छी चीज़ है तो डेफिनेटली एक बुरा टाइम भी आता है, वो सबके लाइफ में आता है, चाहे एज अ बिजनेस पर्सन कोई हो या एज अ नौकरी पेशा कोई हो। एंड हाउ मच मनी वी वुड नीड फॉर दिस, हमें कितना पैसा चाहिए। इन हमने पूरी लाइबिलिटीज़ देख ली, है ना, लाइफ की इतने इवेंट देख लिए, और हम अगर फिगर आउट करें कि हम इन सब लाइबिलिटीज़ ये सारी जिम्मेदारियों को फुलफ़िल करने के लिए हमें कितने पैसों की ज़रूरत होगी। कभी हमने इस तरह से सोचा है? अगर सोचा है तो वो क्या फिगर हो सकते हैं? ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि हम जो भी कमाएंगे वो सैलरी से फुलफ़िल हो जाएगा। वो हमें अभी लगता है जब तक हमारे पास लायबिलिटी नहीं है। जिस दिन हमारे पास लायबिलिटी आ जाती है देन हमें वो जो सैलरी है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि मतलब कितना आ जाए उतना कम है। कुछ केसेस में वो सैलरी फुलफ़िल कर देती है अगर सैलरी बहुत अच्छी हो या आपने बहुत ऐसा तोड़ रखा है उस इंडस्ट्री में, है ना, जिसको आपको हायर करने के लिए पूरी मारामारी मची हुई है, जैसे सुंदर पिचई टाइप के लोग, है ना, जो अपनी लाइफ में सैलरी के बेस पे ही बहुत अच्छी संपत्ति क्रिएट कर लेते हैं। And if we are able to make this happen as planned, then what left at in the end for us? Do we really think we will be able to save decent money for our retirement? क्या हमें लगता है कि इस तरह के मतलब हम ये मनी सेव कर पाएंगे? और ये देखिए 5 लाख कितना होगा, 10 लाख क्या हम सोचते हैं, या हमें 20 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, 50 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, 1 करोड़ की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सब जब हम अगर एक्चुअली ये सब लाइबिलिटीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एक फ़िगर होना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा हो, या हम इस तरह से अपने चीज़ों को प्लान करें कि वो एक टाइम पे इतने पैसे हो कि ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर पाएँ। चलो अब इसको हम इस तरह से करते हैं, लेट से कि हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं या जब भी हम फाइनेंस का प्लान करते हैं ना, हम एक चीज़ बहुत जनरली 99% लोग एक चीज़ को मिस कर देते हैं, वो होता है इन्फ्लेशन रेट वर्सेस परचेजिंग पावर। इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि जो महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की जो दर है आजकल, ठीक है, और जो ओवर द पीरियड जो हमारे पास पैसे हैं उसकी जो परचेजिंग पावर है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो कैसे डिक्रीज़ करती है। इन्फ्लेशन, महंगाई कैसे हमारे परचेजिंग पावर को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, उसका कैलकुलेशन। यानी कि अगर जैसे मैं अपने आप का एग्जांपल दूं तो एक टाइम पे लेट से अगर मैं 20 साल पहले जाता हूं तो 5000 वाज अ वेरी मतलब डिसेंट अमाउंट, है ना, जिसमें अच्छे से घर भी चल जाते थे, ठीक है, तो इतना बुरा भी नहीं था। लेकिन आज 5000 में तो बस रेंट भी हार्डली वो पे हो पाता है, मतलब एक 1 BHK 2 BHK, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि एक टाइम पे 20-30 साल पहले 5000 की जो वैल्यू थी आज वो कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कैलकुलेट करते थे। इसके लिए मुझे थोड़ा बैक करना पड़ेगा और यहाँ पे एक मैं चला देता हूँ लेट से कि यहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअली कैलकुलेटेड है। जो इन्फ्लेशन रेट अभी चल रहा है 6-7% के बीच में चल रहा है, ठीक है, ये सेबी का कैलकुलेटर है।
तो अगर 10,000 आज की जो करेंट हमारे पास पैसे हैं, लेट से चलो 30,000 मान लेते हैं, आज 30,000 की जो वैल्यू है, ठीक है, 7% की इसी दर से अगर महंगाई बढ़ती रही, ठीक है, क्योंकि महंगाई दर कम तो होती नहीं, ऐसा नहीं कि 4% हो जाए, है ना, वो 6-7% के बीच में रहेगी। इट इज़ इक्वल टू एज द रेट ऑफ FD रेट, जो बैंक से हमें FD मिलता है उसी के आसपास रहती है। यानी कि अगर हमने FD में पैसे डाले हैं तो, या फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट क्या बोलते हैं, डाक में जो हम डाक पोस्ट में हम जो डालते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो हम पैसे डालते हैं, उसकी जो इंटरेस्ट है, जो रेट है, और जो महंगाई दर चल रही है ना, तो हमें एक्चुअली कोई फ़ायदा ही नहीं होता, हमें नुकसान ही होता है, क्योंकि हमें उस पर TDS यानी टैक्स भी एप्लीकेबल होता है। तो जो हमको मिलता है बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, उसमें कुछ TDS कट के हमें मिलता है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू, हमारे मनी की जो वैल्यू है, जो हमने डिपॉजिट किया है, वो कम ही होती है। ऐसा नहीं है कि हमने फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, 1 से 2 साल बाद बढ़ रहा है, नहीं बढ़ नहीं रहा है वो, क्योंकि महंगाई भी है, तो आपकी उस पैसे की वैल्यू कम हो रही है। और इसका सीधा एग्जांपल है कि जैसे 30,000 है ना, 7% का महंगाई दर चल रहा है, और 20 सालों में, है ना, ये 30,000 में जो आज चीज़ें मिल रही हैं, उसके लिए हमें 1.16 यानी कि 1,16,000 रुपये चाहिए 20 साल बाद, वो सेम चीज़ खरीदने के लिए जो आज हमें 30,000 में मिलती है, ठीक है। तो ये आप देखो कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है, किस तरह से मनी परचेजिंग पावर हमारा इफ़ेक्ट करता है थ्रू इन्फ्लेशन, महंगाई के। तो ये महंगाई का जो भी हम चीज़ें हम प्लान करते हैं ना, कि हमें कितने पैसों की ज़रूरत होगी, उसमें हम एक्चुअली महंगाई वाला पार्ट ही नहीं काउंट करते। और ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि अगर लेट्स से हमने आज प्लान किया 1 करोड़ का, चलो हम रिटायरमेंट में 1 करोड़ मेरे पास होने चाहिए, लेकिन आप जब रिटायर होगे ना, उस टाइम पे एक्चुअली वो जो आज 1 करोड़ की वैल्यू है, वहाँ पे आप जब तक 3-3.5 करोड़ ना हो ना, तो वो आज के 1 करोड़ की वैल्यू ही नहीं दिखेगी। वो ऐसा लगेगा कि वो इट्स लाइक 30 lakhs, है ना, इट्स लाइक 30 to 40 lakhs के बीच में उसका वैल्यू आएगा, वो 1 करोड़ का, आज से 20 साल बाद, ठीक है। तो 1 करोड़ हम सोच के बैठ जाते हैं 1 करोड़ का लिया है, नहीं, जब 20 साल बाद उसकी वैल्यू तो 30 या 40 लाख की होगी। तो आप सोचोगे यार हमने तो बड़ा अंडर एस्टिमेट किया इस चीज़ को। तो वो ऐसे ही होता है। हम वापस इस पे आ जाते हैं। एंड व्हाट अमाउंट यू मे नीड टू बिकम फाइनेंशियल फ्रीडम, हमें कितने पैसों की एक्चुअली ज़रूरत होगी जो हमें इन सब चक्रव्यूह से निकाल दें। तो जनरली अगर आप इसी कीवर्ड को गूगल पे ट्राई करोगे, तो मैंने जैसे स्क्रीनशॉट लिया है, तो गूगल एज पर द गूगल, है ना, वो बोलता है कि यू शुड अलॉट 50% ऑफ योर आफ्टर टैक्स इनकम, मतलब टैक्स और हटने के बाद, ठीक है। लेट से कि आपकी इनकम 1 लाख है, उसमें से 20,000 आपके टैक्स में चले गए, 80,000 आपके पास आया, तो उस 80,000 से आपको प्लान करना है, जिसका 80,000 का 40,000 आपके जो होंगे वो आपके नीड यानी ज़रूरतों पे जाना चाहिए, और 30% आपकी फुलफिलिंग वांट्स पे जाना चाहिए। 30% मतलब वो चीज़ 30% अगर 40 उधर चला गया तो आप समझ लो कि बाकी बचे 40,000। 40,000 में से आपने, आप मान के चलो कि 20 से 25,000 पे आप अपने जो चीज़ें हैं, जो वांट्स पे खर्च करना चाहते हो, जो आपको फॉर एग्जांपल आपको घड़ी बहुत पसंद है एप्पल का, या कुछ डिवाइसेस लेने हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जो आपके वांट्स के अंतर्गत है, उसके होने न होने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट यू डिज़ायर फॉर समथिंग गुड टू हैव थिंग्स, है ना। लोगों शो ऑफ भी एक चीज़ होती है कि हमें दिखाना भी है ना। आज के जनरेशन में वो तो ऑब्वियसली होता ही होता है। तो बाकी के जो 20% जो होते हैं,
इट शुड गो टूवर्ड द सेविंग और इन द इमरजेंसी फंड, और उसको हम ऐसे इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं, जो कि जो इमरजेंसी फंड हो वो केवल एक फंड की तरह ना हो, बल्कि वो कंपाउंडिंग भी हो। ऐसा ना हो कि हमने लेट से कि हमने 5,000 या 10,000 समथिंग हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एज़ पर द सैलरी, ये 2,000 भी फिगर होता है सैलरी, अपने सैलरी के हिसाब से मैं जस्ट बता रहा हूँ, जो भी सैलरी हो, किसी की 20,000 होती है, किसी की 40,000 होती है, किसी का 1 लाख होती है, तो सब प्रोपोर्शन यही होना चाहिए। तो लेट से कि अगर किसी की 20,000 है तो वो उसको 2,000 इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो 2,000 करके वो कितना बचा लेगा, है ना। तो क्योंकि वैल्यू तो उसकी इन्फ्लेशन रेट, मतलब जो महंगाई दर, उसको तो खाई जाएगी। आप एफडी में भी लेके आफ्टर टैक्सेशन कुछ कर नहीं पाओगे, तो देयर इज़, तो उसके अलावा आपके पास ऑप्शन ही क्या बचते हैं उस 2,000 का या 5,000 का, 10,000 का या 20,000, वाट एवर द अमाउंट यू आर मतलब प्लानिंग टू इन्वेस्ट। आप जो भी प्लान कर रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, वो जो भी अमाउंट है आप उसमें कहाँ डालोगे, है ना। क्योंकि जितनी भी गारंटीड और फिक्स रिटर्न वाले हैं वो आपको उतना ही इनकम जनरेट करके देंगे जितना महंगाई दर है, या थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन वो एक इट्स लाइक अ पीनट्स, है ना। अब मतलब 1% 2% से आपकी क्या लाइफ में अंतर आएगा, है ना। आप सोचोगे यार इतना कौन दिमाग लगाएगा, छोड़ो ये सब का देखा जाएगा बाद में, और ये बाद वाला चक्कर बहुत ख़राब होता है। चलो अब लेट से हम एक कैलकुलेट करते हैं रिटायरमेंट फंड्स का। हमने एक इसको हम एज अ फन की तरह देखते हैं, ठीक है। तो रैंडम मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा, इसको एक पार्टिसिपेट करिए, एक इसको ज़रूरी नहीं कि वो रियलिस्टिक हो, जस्ट एज अ फन, ठीक है। तो मैंने एक यही एक्सेल शीट यहाँ पे खोल रखी, मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे सौरभ का डाल रखा, सो दैट कि आपको लगे कि सौरभ की जो नंबर ऑफ बैक ईयर्स थे, मतलब अभी लेट्स मान लो कि अभी सौरभ की एज 29 ईयर्स है, ठीक है, करेंट एज, और 29 ईयर्स वो ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है, वो 30s में आ चुके हैं, और उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है रिटायरमेंट डेट। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ सो दैट कि थोड़ा सा विजिबल हो, हाँ, ठीक है। रिटायरमेंट एज उन्होंने घोषित कर दिया कि लेट्स कि 55 ईयर्स में उनको काम नहीं करना है, वो तब तक या तो उनको काम नहीं मिलेगा, या तो उन्होंने तब तक कुछ ऐसा क्रैक कर लिया होगा कि उनको काम करने की ज़रूरत न पड़े। 2 रीज़न हो सकते हैं, है ना, या तो उनके पास उतना फंड हो, या उन्होंने कुछ ऐसा नौकरी करते करते क्रैक कर लिया कि उनको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, वो उनके कुछ सॉर्ट ऑफ जो बिजनेसेस है या अदर इनकम रिसोर्सेज हैं वही इनकम जनरेट करके दे रहे हैं। 2 ही तरीका है एक सक्सेसफुल रिटायरमेंट एज के लिए, ठीक। मैं रिटायरमेंट एज की क्यों बात कर रहा हूँ उसका मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यंग हैं और मेरी बात से बहुत ज़्यादा एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। वो तभी कर पाएंगे जब आप 40s में जाओगे या फिर आप 30s में जाओगे, और एग्जैक्टली वैसा ही होगा जब मैंने 35 की एज में ये जागा था, ठीक है। तो बट थैंकफुली और ये बहुत आप ये बोल सकते हो कि 5 आउट ऑफ 100 में से ऐसे ही होते हैं जो एक्चुअली ये जो सर्विस वाली जो लाइन है। Here's the contact info for Joe Coyne. सॉरी, ये थोड़ा सिरी का गड़बड़ चलता है, वो अचानक से ऐसा बोलने लगती है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, हाँ, तो वो मैंने एक बिज़नेस क्रैक कर लिया था। मुझे पता था कि अगर मैं 1-2 दिन भी नहीं जाता हूँ या 3 दिन भी नहीं जाता हूँ तो भी ऐसा नहीं है कि चीज़ें मेरे जाने से रुकने वाली हैं, क्योंकि आई सेटअप अ सिस्टम, है ना। आई ट्रेन सम पीपल जो कि मेरे बिहाफ पे वर्क करते हैं। तो लेकिन वो स्टेज में आने के लिए मेरे पास एक कैपिटल कहाँ से आया, वो ऐसे ही आया, ठीक है, थ्रू इन्वेस्टमेंट से। जब वो मैंने बुक पढ़ी तो मैं एग्रेसिव अप्रोच में चला गया, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। तो हम उसी पॉइंट पे आते हैं कि लेट्स से सौरभ ने 55
55 साल का अपना रिटायरमेंट एज घोषित किया और उनको चाहिए एक सॉर्ट ऑफ मनी, और उन्होंने डिसाइड किया कि इतना मनी तो उनके पास होना चाहिए। अब ये सोचो कि जो मैंने अभी इन्फ्लेशन रेट जो प्रीवियस सेशन में मैंने कवर नहीं किया था वो इसमें मैंने कवर किया, कि जो 2 करोड़ की उन्होंने जो वैल्यू रखी है उस टाइम पे वो हो सकता है, देयर इज़ अ हाई चांस, और वो एब्सोल्यूट क्योंकि मैथमेटिकल अकाउंट है ना, आप भी जानते हो कि 20 साल पहले जो मनी की वैल्यू थी और अभी जो मनी कितना डिफरेंस है। तो ये अराउंड 80 लाख के आसपास होगा आज की वैल्यू के हिसाब से। 2.25 करोड़ का जो कॉर्पस होगा भी तो आज का 80 लाख के आसपास होगा, ठीक है। तो ऐसा कैसा सिस्टम है कि मतलब क्या हम ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े और ये कॉर्पस छोटे इन्वेस्टमेंट से ये एक बहुत बड़ा अमाउंट क्रिएट हो सकता है। तो जब भी हम गोल डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब भी हम गोल डिफाइन करते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हमें कितना अमाउंट चाहिए, एडजस्टिंग द इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट को हम एडजस्ट करते हुए हमें कितना मनी चाहिए। तो मैं आप में से कार्तिकेय से पूछता हूँ, क्योंकि कार्तिकेय की एज एक स्वीट स्पॉट पे है, ठीक है। तो कार्तिकेय अभी आपकी एज, सॉरी टू आस्क यू, आप एज बता सकते हो अपना? 28 सब कम हो गया। एक साल कम हो गया। ठीक है, तो कार्तिकेय ने 20 ईयर्स पास स्पेंड कर लिए हैं, और रिटायरमेंट एज का क्या कुछ सोचा है कि कब तक आप काम करते रहोगे या लाइफ तक? आई थिंक इट शुड बी 52 55, मतलब बीच में हो सकता है ऐसे कहीं पे भी। 52, चलो आई मीन 50 to 55 के बीच में चलो कोई भी हो 55 मान सकता लेते हैं। है। उससे पहले या 55 इज फाइन। 55 से पहले रिटायर होके क्या करोगे, ठीक है। तो और इसके बारे में कुछ सोचा है, ये कितना आपके Not पास yet. होना चाहिए? नहीं सोचा है? अरे यार आपने नहीं। 28 साल के हो गए थे। कुछ भी मतलब कुछ तो होना चाहिए कि ऐसा ही खाली हाथ मैं बताता हूँ उसका, कुछ तो बताओ फिगर। कितना? 10 करोड़? बांधी पीछे से बोले 7 करोड़। 7 करोड़ डाल देते हैं, चलो ठीक है, उसमें क्या है, चलो। अब लंबा आदमी तो लंबा पैसा तो कमाना ही चाहिए ना। चलो, और एक और मैं पार्टिसिपेट से पूछूंगा, उनका नाम मैं शिवांजलि। अच्छा, आपकी एज कितनी है? 24। 24, ठीक है। और मतलब अभी तो टू अर्ली है, अभी 2-3 साल ही आई थिंक हुए हैं आपको जॉब में स्टार्ट करते हुए। फिर भी कुछ सोचा है रिटायरमेंट? अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे तो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज ऑल अबाउट। 60 हाँ। और कुछ फिगर देना चाहोगे? सर 20 लाख। 20 लाख, बहुत बढ़िया। अब पता है कि शिवांजलि ने क्यों इतना कम दिया है होगा? कोई एनी गेसेस? हेलो सर। हाँ जी, बताओ। सर उसकी अभी की जो चल रही है लाइफ स्टाइल और उन सारी चीजों को वो सोच करके सोची होगी इतने में मैनेज हो जाएगा?
देखो इसका मेज़र जो मुझे लगता है, देखो मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, है ना, तो मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, बट शिवांजलि मुझे करेक्ट कर सकती है कि अगर उन्होंने 20 लाख का फिगर दिया तो क्या इसके पीछे ऐसा ही कुछ विचारधारा था क्या। जो मेल होते हैं वो एक्टिवली पूरी लाइफ कमाने धमाने में लगे रहते हैं, इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जो वुमेन होते हैं वो बाद में फैमिली संभालने में आ जाते हैं तो उनकी सेकेंडरी होती है, ठीक है। तो उनका जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है एक कोर इनकम जनरेट करने का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाफ हो जाती है ना। तो इसीलिए हो सकता है उनको लगा कि होगा कि जब शादी होगी तो ठीक है मेरा हस्बैंड कमाएगा ना, मैं इतना क्यों दिमाग लगाऊंगी, ठीक है। तो उनके लिए 20 लाख भी बहुत है क्योंकि उनके 68 तक हम काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम काम नहीं करेंगे। उनको लगा कि मैं अपने हस्बैंड का सैलरी एंजॉय करूंगी तो मैं भी ऐसा ना जिंदगी भर। एनीवे जस्ट किडिंग शिवांजलि, ठीक है, जस्ट किडिंग। तो ठीक है, तो अब पॉइंट पे आते हैं कार्तिकेय। अब मुझे बताओ कि क्या वाकई में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो? सर दैट इज वेरी मिनिमम, तो मतलब ऐसा कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है। एक फिगर मुझे बता दो क्योंकि उसका मैं एग्जांपल दूंगा अभी। ओके 10K 10,000 राइट, ठीक है। और सौरभ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है अभी? 50 ना, 15 राइट? यस सर। अब देखो यहीं पे क्लियरली एक डिफाइन है कि मतलब आप देखो कि चलो ये तो 7 भैया मैं मान लेता हूँ, चलो 7 ही मैं इक्वल ही मान लेता हूँ 100 के बराबर, ये तो मैंने ऐसे ही जस्ट हंसी मजाक में डाल दिया, तो इसी के बराबर डाल देता हूँ। तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है वो जल्दी पहुँचेगा इस टारगेट पे, और जो कम इन्वेस्ट कर रहा है वो, ठीक है। ऑब्वियसली आप लोग को पता भी होगा कि सैलरी में भी डिफरेंस होगा, लेकिन जो गोल अचीव होगा वो इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हो, वो भी किस एज पे करते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और ये जो एज का फ़र्क है ना, वही सबसे बड़ा गेम चेंजिंग है कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो इन्वेस्टमेंट की जर्नी, उतना ही बड़ा आप कॉर्पस, उतना ही ज़्यादा आप एक अमाउंट वेल्थ क्रिएट कर पाते हो, वेल्थ जनरेट कर पाते हो, जिसको बोलते हैं ना, हम जब काम करके पैसे कमाते हैं ना, तो उसको ये नहीं बोल सकते कि हम पैसे बना रहे हैं। हम वो हमेशा बोलते हैं कि वो हम पैसे अर्न कर रहे हैं, वो हम कमा रहे हैं, लेकिन बना नहीं रहे हैं। बनाने का तात्पर्य है कि हम काम करें या न करें, पैसे बन रहे हैं। पैसे में यानी कि मनी हेल्प्स जनरेट मोर मनी बनाने के लिए, मनी पैदा करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एक एग्जांपल भी दूंगा कि वो कैसे एक ये जो रेट रेस है उसको ब्रेक करने में काम आता है। तो ये केवल इन्वेस्टमेंट इसलिए ही ज़रूरी नहीं है कि हमें जस्ट एक रिटायरमेंट एज पे जाना है, हमें इसलिए ज़रूरी है कि हम ये जो रेट रेस है उसको हम कितनी जल्दी ब्रेक करेंगे, है ना। मैं एक ऐसे एज में आया हूँ जो ये चीज़ ब्रेक हो चुका है, और मैं हो सकता है मैं ऐसा फर्स्ट एम्प्लॉयर भी हूँ जो अपने टीममेट्स को, अपने साथियों को ये बता रहा हूँ कि इससे निकलना क्यों ज़रूरी है एक सर्टेन एज पे, ठीक है। क्योंकि बढ़ती एज के साथ बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, एंड देन अगर हम इस एज से नहीं प्लान करेंगे तो हमारे लिए वो जो टारगेट है वो दूर ही होता जाएगा। अब वापस स्लाइड पे आते हैं। तो ये वही पॉइंट है कि क्या हमें वास्तव में लगता है कि हम जस्ट सेव करके इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर पाएंगे और जो भी करेंट लायबिलिटीज़ हैं, या फिर हमें हमेशा अपने पेरेंट्स, ज़्यादातर लोग के पास पेरेंट्स का
एक प्रोटेक्शन होता है, उनके भरोसे भी हो जाती है, गाड़ी निकल जाती है, तो यह उनके ऊपर डिपेंड भी रहेंगे। तो हम अभी सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ कीपिंग दैट लाइफ गोल। तो जैसे कि जस्ट थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग, बहुत सारे लोग केवल सोचते ही रहेंगे कि आज करेंगे, करें कि ना करें, बहुत सारी चीज़ें होती है। लाइक समटाइम्स ओवर थिंकिंग ना एक मेंटल हैंडीकैप्ड भी होता है कि आप कर कुछ नहीं रहे हो, बस थिंक कर रहे हो, और वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप बस सोचते जाते हो, साल दर साल निकलते जाते हैं। बहुत लोग की प्रॉब्लम है, इवन मेरे नेटवर्क में बहुत लोग की दिक्कत है। तो आई एम श्योर कि अगर आप इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग यू विल बी एंड अप जस्ट थिंकिंग। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप जस्ट सोचते सोचते पूरा टाइम निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो एंड लाइफ में व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, है ना, कि ठीक है हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फुलफिल करके चिल मारेंगे एक टाइम पे, है ना। ना तो मुझे रोज़ का चिक लेना न लेना है, ठीक है, ट्रैवल करना है, वाइफ के साथ, कपल के साथ अपना जाना, बच्चों के साथ जाना है, ठीक है, और विद मिनिमम 2 करोड़ इन बैंक बैलेंस, है ना। ये भी ड्रीम होता है कुछ लोग का, ठीक है। मेरा था ये ड्रीम, ठीक है। तो जब अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी तब ये मेरा ड्रीम था। मैंने था क्यों बोला उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। बट दिस ड्रीम ओनली हैपन व्हेन यू टेक एक्शन, अदरवाइज इट विल बी ऑलवेज इन योर ड्रीम, ठीक है। ये अगर आपने एक्शन नहीं लिया अपने सपने को पूरा करने के लिए तो ये केवल सपने ही रह जाते हैं। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपके जो रिटायरमेंट के जो पिक्चर्स आएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे सिनारियो में आएंगे, मैं अपने आसपास देखता हूँ, ठीक है। तो या तो हमारे पास बहुत कम पैसे होंगे कि जब भी कुछ लाइबिलिटीज़ आती हैं, है ना, हम अपना सर पकड़ के बैठे, इतना पैसा आएगा कहाँ से, अभी मेरे को हार्ट की बीमारी हो गई, अभी ये हो गया, भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, अभी बीपी बढ़ गया, इसमें रोज़ विजिट है डॉक्टर। आज के टाइम पे आप डॉक्टर की फ़ीस देखो, एक अपॉइंटमेंट की फ़ीस देखो, कम से कम 5,000, कम से कम 10,000, और अगर अच्छे हॉस्पिटल में गए तो आप हज़ारों लुटा के आते हो, ठीक है। और सीरियस अगर कुछ हो गया तब तो पूछो ही ना। तो ये ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो हम प्लान नहीं करते, वो हो जाती हैं। मतलब हम कभी ये थोड़ी प्लान करके बैठते हैं कि यार हमें बीमारी हो जाएगी तो हम, इट्स हैपेंस, है ना, यू नेवर नो कब किसके साथ क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो जब तक मेरा मानना है, मेरे लाइफ का यही फिलॉसफी है, जब तक आपका अच्छा टाइम चल रहा है यू शुड प्लान फॉर द बैड टाइम सर्वाइवल। क्योंकि एक फेज़ आता है, वो कब आएगा अनप्रेडिक्टेबल है। कोविड भी आया था, है ना, लाइफ में हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स, हमारे जो नियर एंड डियर में वो इवेंट आते रहते हैं, कभी बच्चे के साथ हो गया, कभी हमारे जो साथ में रहने वाले हैं लोग हैं, माता पिता, फैमिली, ब्रदर्स सिस्टर, कपल्स, उनके साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है ना। तो ऐसी भी दिक्कत होती है। और या तो फिर हमने इसके बारे में सोचा नहीं, जो मैंने बोला जस्ट थिंकिंग, और जो भी मिला हम सोचे चलो 3-4 बच्चे तो हैं ही, हम उनके भरोसे पल जाएंगे, तो वो फिर क्लेश होंगे, वो आपके प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे जो भी आपने पूरी ज़िंदगी किया, और फिर उसको आपको कहीं पे भी आप उनके बस ताने सुनोगे या तो इधर उधर की बातें सुनोगे। आप फुली कॉन्फिडेंट रह के नहीं रह पाओगे। अगर आप डिपेंडेंट हो तो वो जैसा बोलेंगे आपको करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। और हम आज के टाइम पे डिफाइन नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे की जो सोच होगी वो कैसी होगी, क्योंकि हम सारे माँ बाप चाहते हैं कि हम अपनी अपब्रिंगिंग में कोई कमी न रखें, हमारा कहना माने। लेकिन आपको भी पता है कितने ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी परवरिश के बाद भी ऐसे सर्कल्स में आ जाते हैं, क्योंकि हम तो अपने आसपास जो बच्चे उनको, वो बाहर किन के साथ टच में कैसे हैं, उनका नेटवर्क कैसा है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, वो किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी खुद की सोच कैसी है, वो कितना ओपन अप होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कितना नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं, और वो पूरी इंटायर सोच सब कुछ सरप्राइजिंग हो जाता है एक मोमेंट पे। तो वही होता है, अरे
हमने तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा हो गया, तो इट हैपन्स। या फिर ये है ना, तो उठा के भेज दिया ओल्ड एज होम में कि जाओ भाई अब हमसे नहीं हो रहा है। और ये जो मैंने एक फिगर दिखाया है, मैजिक फिगर जिसको बोलते हैं, वो बिना हार्डवर्क किए अचीव हो सकता है। तो एक्चुअली हम अपने पैसे को भी मेहनत करवा सकते हैं, रेदर देन डूइंग मेकिंग अर्निंग मनी, है ना, कि हम हार्डवर्क तो कर रहे हैं लेकिन अपने पैसों से क्या हम मेहनत करवाते हैं? हम तो मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन हमारे पैसे जो हमने इतनी मेहनत से कमाए वो हमारे लिए मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? और इसी को बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जो पैसे हमारे लिए मेहनत करें, है ना, वो बिना एफर्ट के, बिना अटेंशन के, वो ओवर द पीरियड कंपाउंडिंग हो, 1 का 4, 4 का 8, 8 का 12 ऐसे हो, उसको बोलते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग कैसे काम करता है वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे सौरभ ने बोला 15,000 रुपये पर मंथ की SIP करते हैं, ठीक है। और क्या प्लान कर रहे हो सौरभ? आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल? अच्छा, आपकी एज जो आपने प्लान किया था इसके हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक 20-30 साल का अंतर है, 25 साल का है ना। तो लेट्स से वी शुड टारगेट फॉर द 20 ईयर्स लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम 15,000 का इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, और जो हमने इन्वेस्ट किया है 15,000, जो इन्वेस्टेबल अमाउंट है वो है 36 lakhs, लेकिन आप देख रहे हो कितना का डिफरेंस है कंपाउंडिंग ग्रोथ में। ये केवल अगर 30% मिनिमम है, इसका ध्यान रखना, ये 13% है, इससे पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आऊँगा ना और आपको एक्सप्लेन करूँगा तो ये चीज़ आपको काम आने वाली चीज़ है। 13% पे ये आपको इतना दिख रहा है, यानी कि आपने 36,000 ही इन्वेस्ट किए, अरे 36 लाख ही इन्वेस्ट किए, बट 1,71,82,000 समथिंग का आपका कॉर्पस क्रिएट हुआ। क्या आपने इसके लिए बहुत मेहनत करनी की? नहीं, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि ओवर द पीरियड आपकी सैलरी भी बढ़ती है, नहीं भी बढ़ती आप नौकरी चेंज कर दोगे, ठीक है। बट अगर आपने 15,000 रुपये या 10,000 रुपये, वॉट एवर द मनी यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट, इट शुड बी इंक्रीजिंग फॉर्मेट 10% एवरी ईयर। अगर 10% 15,000 रुपये हर साल आप बढ़ाते रह रहे हो, इन्वेस्ट करते रहते हो, तो यही अमाउंट जो है जस्ट डबल हो जाएगी, कीपिंग द सेम रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो यही अमाउंट जस्ट डबल हो जाएगी। और अगर हम इसको लेट से 20 अगर ये 13% है, इसको हमने एक और कैलकुलेटर ले लेते हैं, इसका लिमिटेड है, इसकी यहाँ पे लिखे दूसरा है, क्योंकि ये दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी यूनिवर्सल थिंग, आप कहीं पे भी जाके खुद चेक कर सकते हो। $15,000 और आपने 20 साल इन्वेस्ट किया, लेट से मैं 25 साल बोल देता हूँ। अब यहाँ पे तो हम कस्टमाइज कर सकते हैं, वहाँ पे लिमिट था तो इसको हटा देते हैं। और हमने 12% रेट ऑफ रिटर्न पे, ठीक है, एनुअली बेसिस पे हम करते हैं। तो आप देखो 25 मतलब वहाँ पे 1,73 के समथिंग आ रहा था, हमने 5 ईयर्स बस बढ़ा दिए, तो ये देखो आप, है ना, 1 करोड़ का डिफरेंस आ गया। हमने इन्वेस्ट कितना किया? 45 लाख समथिंग, है ना, और हमें गेन कितना मिल रहा है? 2,26,00,000।
तो क्या हम इन 2 करोड़ के लिए हम मेहनत करते हैं? नहीं, ये बनते हैं जब हम सोते हैं, क्योंकि इस हमारे मनी से काम करवाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। जैसे है ना, यू नीड मनी टू मेक मनी, तो एग्जैक्टली द सेम वे। अब लेट यहाँ पे 12% है, ये मैंने मिनिमम रेट बोला जो कहीं नहीं जाने वाला। फिर भी क्योंकि ये वेरी करता है, मैं 20% मान लेता हूँ। 20% क्यों मान रहा हूँ? क्योंकि ये मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न है जो मैंने इतना केयरफुली फंड चूज़ करके उसे टाइम टू टाइम कस्टमाइज़ करके वो रिटर्न गेन किया है। तो ये आ जाता है, अगर सौरभ को 20% का रिटर्न आता है और इन्वेस्टमेंट सेम है, कुछ नहीं करना, लेकिन अगर 12 से 20% का रिटर्न, 8% का डिफरेंस आ जाता है, तो आप देखो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इट्स लाइक वाओ, है ना। 2 करोड़ वर्सेस 10 करोड़। तो इसके लिए क्या सौरभ को मेहनत करने की ज़रूरत है? 2 से 10 करोड़ की जर्नी नहीं, उनको बस अच्छे फंड सिलेक्शन करने की ज़रूरत है और टाइम टू टाइम उसको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत है, सो दैट कि ये जो रिटर्न है वो मेंटेन रहे। तो क्या सौरभ नौकरी करेंगे कि ये फंड में कौन सा परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं परफॉर्म कर रहा है, वो देखेंगे, ठीक है। तो सौरभ अगर नहीं देखते हैं तो वो 2 करोड़ के साथ खुश हैं, और सौरभ अगर टाइम टू टाइम वो सारी चीज़ें उसमें भी दिमाग लगा रहे हैं तो उसमें रिटर्न में वेरी कर सकता है। वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, क्योंकि उनके नॉलेज बेस पे भी डिपेंड करता है कि उनको उस इंडस्ट्री की कितनी नॉलेज है टू अचीव दिस मैजिक फिगर, ठीक है। तब आते हैं वापस इस पे। अब ये देखिए, ये है इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि एक्चुअल है मेरे क्लाइंट्स के और जिनको मैंने इन्वेस्ट कराए हैं, ठीक है। आप देख रहे हो 76%, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैंने ऐप खोल के भी दिखा सकता हूँ इसको। तो दिस इज़ नॉट अ सिंगल पॉइंट मैनिपुलेटेड, ठीक है। ये एग्जैक्ट है जो कि आप कहीं से भी चेक कर सकते हो। ये MF सेंट्रल वेबसाइट है। पेन कार्ड जैसे कि आप अलग अलग कहीं पे भी जगह पे, लेट से कि किसी का ग्रो ऐप पे है, किसी का जीरोधा पे है, किसी का एंजल पे है, किसी का फंड बाज़ार पे है, अलग अलग ऐप पे खोलो और उन सबको एक जगह सिंक्रोनाइज करके देखने का जो एक ऐप है वो है MF सेंट्रल। ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज है ऐप है, जहाँ पे आप अपने सारे पोर्टफोलियो को एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में देख सकते हो। तो आप देख रहे हो ये 4 इयर्स, मैं बता दूं ये 4 इयर्स पुराना पोर्टफोलियो है। तो इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो 51 लाख है। मार्केट वैल्यू जो हो गई आप समझ लो ऑलमोस्ट डबल ही है ना। और जो गेन लॉस ये है। तो आप देख रहे हो कि ये जो एब्सोल्यूट रिटर्न है, ठीक है। कंपाउंडिंग रिटर्न और एब्सोल्यूट रिटर्न 2 डिफरेंट थिंग्स होती है, यानी कि साल का कितना और पूरे साल का ऑन एन एवरेज कितना जो होगा वो कंपाउंडिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जो स्क्रीनशॉट है वो दूसरे क्लाइंट का है जिन्होंने अभी कुछ महीनों पहले स्टार्ट किया था। ये थोड़ा सा रिस्की फंड है, ये उन्होंने मेरे से सजेशन नहीं लिया था, तो इसीलिए ये आपको देख लो, क्योंकि ये सेक्टोरियल फंड है। अब लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हमने फंड तो लगा दिया पिछले साल का रिटर्न देख के, लेकिन वो सेक्टर पिछले साल चला, पिछले 3 साल चला, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, देयर इज़ नो गारंटी। वो उसी को रहता है जो उस चीज़ को मार्केट रिसर्च लगा रहता है, जिसको उस चीज़ की नॉलेज होती है तभी, है ना। अब IT का काम IT वाला बंदा ही कर सकता है, हम चाहे कितना भी दिमाग लगा लें, लेकिन हमसे बेहतर IT वाला बंदा ही कर सकता है। उसी तरह फाइनेंस अकाउंटिंग की सब हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन हम जो एक CA लेवल का बंदा उस फाइनेंस को अंडरस्टैंड कर सकता है, अकाउंटिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है, वो और कोई नहीं कर सकता। तो सबकी एक एक्सपर्टीज़ लेवल होती है, ठीक है।
निपॉन इंडिया मल्टी कैप का आप देखो यहाँ पे है ना। इसी तरह अलग अलग फंड है अलग अलग पर्पज़ के लिए। और आप एक चीज़ देखना कि कोई भी एक फंड जो होगा वो जरूरी नहीं कि वो सारे सभी के लिए वो सूटेबल हो, वो क्योंकि डिपेंड करता है जो फंड चूज़ किया जाता है, म्यूचुअल फंड में जो फंड स्कीम चूज़ किया जाता है वो कई सारे चीज़ों को ध्यान में रख के सजेस्ट किया जाता है ना। केवल हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं सजेस्ट करते, ठीक है। और सेबी भी हमें बोलती है कि नहीं सजेस्ट करवाना है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि हो सकता है कोई आईटी सेक्टर 4 साल पीछे चला हो लेकिन अभी वो नहीं चल रहा है। तो हमने तो पिछले 5 साल का देखा रिकॉर्ड, लेकिन हमने जैसे इन्वेस्ट किया वो फुद्दू सा रिटर्न दिया तो हम तो सर पकड़ के बैठ गए अभी तो ये। क्योंकि अगर जिनको स्टॉक मार्केट की एक समझ है उनको पता है कि सेक्टर रोटेशन होता है, कभी कोई सेक्टर चला, कभी कोई चला, कभी कोई चला, कभी कोई चला। कभी आईटी बहुत भागा था, है ना, कभी फार्मा बहुत भागा था कोविड के टाइम पे, अभी फार्मा की बैंड बजी हुई है। कभी पीओसी बैंक यानी कि सरकारी बैंक बहुत चले थे तो प्राइवेट बैंक नहीं भागे थे। अब सरकारी बैंक फुद्दू होंगे तो अब प्राइवेट बैंक भागेंगे। वो जो इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ है, किस सेगमेंट में जाना है, उसके हिसाब से फंड सिलेक्शन करना, चूज़ करना, सेलेक्ट करना, कस्टमाइज़ करना, टाइम टू टाइम स्विच करना, दिस इज़ द गेम ऑफ म्यूचुअल फंड। और उसका जो बेटर रिजल्ट लेके आने का, बेटर रिटर्न लेके आने का। तो जो मैंने वहाँ पे, जब मैं फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको 13% का रिटर्न का देख के आपको वो कैलकुलेट कराया था, वो आप देख लो कि यहाँ पे 18%, 27%। और देखो एब्सोल्यूट रिटर्न जो मैं बोल रहा था, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द XIRR। इसका मतलब है दिस इज द कंपाउंडिंग रिटर्न, है ना। कंपाउंडिंग मतलब एवरी ईयर का जो कंपाउंडिंग रिटर्न है वो 23% है। इट मीन्स कि 4 to 5 ईयर्स में आपकी मनी जस्ट डबल विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है। तो इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है ना, और बहुत छोटा है। आप मान लो 4,000 से इन्होंने स्टार्ट किया है पर मंथ से, तो इसीलिए आपको ये दिख रहा है। और ये अभी 2-3 साल ही हुए हैं, ठीक है। तो भी आप देखो कि जितना आप मनी इसमें लगाते हो उसी के आसपास आपको रिटर्न मिलता है। तो आप यहाँ पे देखो 55 उन्होंने लगाया और अभी इतना रिटर्न आया, तो जो प्रॉफिट है इसी के आसपास है ना। तो 69 के आसपास, जो कि बुरा नहीं है। मतलब बैंक तो 7-8% दे के बहुत चौड़े बनता है, यहाँ पे तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस है। और आपको मैंने दिखा दिया कि 12 से 20% के डिफरेंस में मनी जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंट होता है, यानी 4 टाइम्स का डिफरेंस, जस्ट अ चेंज ऑफ 4 to 5% का जो ऊपर नीचे है ना, आपका पोर्टफोलियो का नक्शा ही बदल देता है। और यही गेम ही है। यहाँ पे देखो ये क्लाइंट्स, आप देखो एब्सोल्यूट जो रिटर्न है 27% का, XIRR ऑन एन एवरेज 20%, है ना, ऑन एन एवरेज 20%। यहाँ की जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 41 lakhs, अभी जो वैल्यू है वो 69 lakhs, और इसके बाद जो 28 lakhs का उनका कॉर्पस खड़ा हो गया बिना कुछ किए दे रहे। मतलब इट्स पीस ऑफ माइंड। और म्यूचुअल फंड ही क्यों और बाकी और इंस्ट्रूमेंट का क्या है, उसका कंपैरिजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। कुछ लोगों को रियल सेक्टर से बहुत प्यार होता है, रियल इस्टेट से, ठीक है, तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और दैट इज़ आई कम्प्लीटली फाइन, ठीक है, क्योंकि उसके अपने प्रो एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। इसके अपने प्रो एंड कॉन्स है। म्यूचुअल फंड किन के लिए बेहतर है, रियल इस्टेट किन के लिए बेहतर है, इक्विटी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसके लिए बेहतर है, गोल्ड में किसके लिए, FD किसके लिए बेहतर है, वो सब का हो। कोई भी, मैं एक चीज़ बता दूँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस खराब नहीं है। इट इज़ प्योरली डिज़ाइन फॉर द इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो आपकी जो साइकोलॉजी है ना, आपका जो नेचर है, रिस्क लेने का जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होना चाहिए। मैं हाई रिस्क टेकर हूँ तो मैं रियल इस्टेट में जाऊँगा, ठीक है। मैं लो रिस्क टेकर हूँ बट मैं चाहता हूँ मुझे कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिले, है ना। मुझे ये रोज़ का चेक इधर उधर नहीं जाना, टेंशन नहीं लेना। मैं चाहता हूँ कि सैलरी आ रही है उसमें से थोड़ा थोड़ा करता रहे, बस पीस ऑफ माइंड चाहिए, और मेरा मनी ओवर द पीरियड ग्रो करे कंपाउंडिंग का,
है ना, तो वो मैं म्यूचुअल फंड में जाऊंगा। मुझे चाहिए कि नहीं मुझे मार्केट के उतार चढ़ाव से मेरी हार्ट बीट चेंज होती है। अब जैसे कि ये आप दूसरा ये वाला देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो ना 1 डे का रिटर्न, कुछ लोग को 600 का माइनस देख के ही हार्ट बीट तेज हो जाती है। अरे भाई आप 35% का रिजल्ट भी देखो ना, है ना, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड इक्विटी में लगा रहे हो तो मार्केट में ही वो इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ये डायरेक्ट इक्विटी से कम रिस्की है। बट ऐसा नहीं है कि ये कम्प्लीटली रिस्क फ्री है। ये हो सकता है कि डायरेक्ट इक्विटी में, डायरेक्ट स्टॉक में आपके 80% का रिस्क है, तो इसमें हो सकता है आपका 20% का रिस्क हो, 10% का रिस्क हो, है ना। लेकिन ये रिस्क केवल शुरू के 1 से 5 मंथ्स के अंदर होता है, 1 to 5 मंथ्स के अंदर होता है, जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट निगेटिव दिखाने के चांसेस होते हैं। बट दिस इज प्रूवन और हिस्टोरिकल डेटा, यू कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द इंटरनेट, इवन यू आस्क फ्रॉम द चैट जीपीटी, ठीक है, पूछो। म्यूचुअल फंड कभी भी नेगेटिव रिटर्न नहीं देता ओवर द पीरियड, हमेशा पॉजिटिव देता है। और आपका पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्ट, आपका फंड सिलेक्शन अच्छा हो और उसको टाइम टू टाइम स्विच किया जा रहा है फॉर बेटर रिजल्ट, तो मतलब यू कैन गेट इवन बेटर रिजल्ट विद द सेम अमाउंट इन्वेस्टेड, ठीक है। अब ये देखो क्लाइंट 6 का यहाँ पे देखो 71%, 86%, 126%, वो कैसे अचीव हुआ? क्योंकि ये केवल इन्वेस्ट करके भूला नहीं गया, ये प्रॉपरली मैनेज्ड है। यानी कि समवन अ बेटर फाइनेंस एडवाइज़र या जो इस पोर्टफोलियो को ट्रैक कर रहा है, वो टाइम टू टाइम क्लाइंट को सजेशन देता है कि अभी इसमें लमसम कर लो या अभी इसको स्विच करके दूसरे फंड में डाल दो। तो इस तरह की चीज़ें आप बेटर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आप देख रहे हो। और उसी हिसाब से आप यहाँ पे वहाँ पे हम 20% का हम बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देखो क्या परसेंटेज है, ठीक है, 61%, 71%, 68%। अब लेकिन ये जरूरी नहीं कि अभी ये जो 128% दे रहा है अभी इस टाइम पे इस फंड अगले 5 या 10 ईयर्स में अच्छा करेगा, हमेशा इफ एंड बट। इसीलिए जो फंड सिलेक्शन होना चाहिए, आगे कौन से फंड में ग्रोथ होगा, कब राइट टाइम है स्विच करने का, जैसे डायरेक्ट स्टॉक में होता है वो इसमें क्या है कि आपके पैसे नहीं डूबेंगे। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप लेट्स से, जैसे इसका एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि ICICI प्रूडेंट टेक्नोलॉजी फंड में ये है रिटर्न आया है, ठीक है, पॉजिटिव में दिखा रहा है कि 1,49,000 समथिंग कुछ इन्वेस्ट हुआ है और 2,36,000 समथिंग टोटल है, तो ये रिटर्न है। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर हम स्विच नहीं करेंगे या कुछ नहीं करेंगे तो ये निगेटिव में चला जाएगा, बिल्कुल नहीं ऐसा होने वाला। बट मैं बेटर रिटर्न की बात कर रहा हूँ। आपने देखा हो कि 12% स्टैंडर्ड रिटर्न इंडस्ट्री में कम से कम मान के चलते, कम से कम म्यूचुअल फंड का, तो उसमें 2 करोड़ का आया। और वहाँ से अगर वो भगवान की दया हो गई और बेटर तरीके से मैनेज हो गया तो आप देखो 10 करोड़ का डिफरेंस, कुछ नहीं, सेम अमाउंट। तो ये फ़र्क होता है प्रॉपरली मैनेज्ड का। तो हाई रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उसमें म्यूचुअल फंड, इक्विटी, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, यानी कि क्रिप्टो करेंसी ज़्यादातर आप लोग को पता है बिटकॉइंस। तो ये आप देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने डाल रखा है। और सबसे कम रिस्क के, अगर हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जा रहे हैं तो सबसे कम रिस्क जो है वो म्यूचुअल फंड में है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हायर रिस्क में इक्विटी में है, उससे बाद ज़्यादा है रियल एस्टेट में, और सबसे मैक्सिमम जो होता है क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। ये इट्स लाइक अ हार्ट बीट, ऊपर आज गया कल नीचे एकदम धड़ाम, फिर पता नहीं कब उसका खाता खुलेगा। तो ऐसा होता है। इट्स एक्चुअली क्या बोलते हैं, एक वो है जुआ जो क्रिप्टो करेंसी, लग गया तो लग गया, नहीं तो आपका मनी अगले 5 दिनों में स्वाहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्ट नहीं करते, उनका रिस्क लेने का जो कैपेटाइट है वो आधा है। और ऐसा भी होता है कि 100 रुपये में से उनको लगता है 5 रुपये मेरा बर्बाद भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो 5 रुपये इसमें डाल देते हैं। 5 रुपये का 10 रुपये या 40 रुपये बन गए 2-4 महीने में,
तो अच्छा है, नहीं तो 5 पे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से लोग करते हैं। और बाकी जो उनको जो मेजर पार्ट है इन्वेस्टमेंट का, वो म्यूचुअल फंड, इक्विटी, रियल एस्टेट, इन सब में डालते हैं। अब मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ें किसके लिए बेटर है। लो रिटर्न ऑप्शन में आपने देखा पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पीपीएफ, गोल्ड बॉन्ड, बैंक एफडीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसमें ये सब के सब गारंटीड हैं, बट लो रिटर्न है। गारंटी वहीं पे आता है जैसे मैंने बताया जहाँ पे सबसे कम रिटर्न है, क्योंकि कुछ लोग रिस्क ही नहीं लेना चाहते, तो वो अपने मनी को काम पे ही नहीं लगाना चाहते हैं, है ना, तो वो कम से खुश हैं। तो जो नो रिस्क नो गेन वाला है टैगलाइन उनके लिए है, ठीक है। वो कम में खुश है तो उनके लिए कम रिटर्न है, फिर वो बाद में रिग्रेट करते हैं पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, इतना पैसा ही कहाँ है। वो इसलिए है क्योंकि उनकी सोच ऐसी है और इसके लिए ये सारे डिज़ाइन किए गए हैं, ठीक है। अब ये देखो रियल एस्टेट में बहुत मज़ा आता है लोगों को, है ना, लेकिन ये तभी काम करता है जब आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल हो। एटलीस्ट यू शुड हैव अ 50 lakhs प्लस का कैपिटल हो, तब आप इसमें पैसा बना सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। अदरवाइज दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन कप ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ जो इसमें खेलता है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में दूर ही रहता है, क्योंकि उनको ये मोटा पैसा कमाने का मिलता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल खड़ा है। अब मैं यहाँ पे अपनी बात फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये जो रियल एस्टेट वाला जो टैग है, इस लेवल पे आने के लिए ये म्यूचुअल फंड आपको हेल्प कैसे करता है, वो कंपाउंडिंग का। जैसे ही आप एक 50 lakhs के पास आ जाते हो, आपने वो एक कॉर्पस खड़ा किया, 1 करोड़ का कॉर्पस खड़ा किया, और फिर उसके बाद रियल एस्टेट का गेम, मतलब उस फंड हो सकता है कि अभी आप 1 करोड़ को टारगेट कर रहे हो और ओवर द पीरियड आप उसको इंक्रीज़ कर रहे हो थोड़े थोड़े अपने सैलरी से, और उसके बाद जब 2 करोड़ हो गया तो आपने जिस ट्रैप को, नौकरी वाले ट्रैप को एकदम से बाहर आके रियल एस्टेट में खेलने लगे, क्योंकि आपके पास मनी है, यू कैन मेक मनी थ्रू जो मनी है। तो ये म्यूचुअल फंड आपको मनी, जो वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करेगा, जो कि उस ट्रैप से निकलने में, रियल एस्टेट में आने में करेगा। फिर आप 50 लाख की ज़मीन लो, 1 करोड़ की ज़मीन लो, और 1 साल 2 साल बाद भूल जाओ, कुछ मत करो, वो 4 करोड़ की हो जाएगी प्रॉपर्टी, आप भेज दो, है ना। और फिर 4 करोड़ का 10 करोड़, 10 करोड़ का 20 करोड़, ऐसे बनते रहेंगे और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो लेकिन इस स्टेज पे आने के लिए ये हेल्प करेगा। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो इससे कैपिटल बनेगा। ये म्यूचुअल फंड उनके लिए है जो सैलरीड हैं, जिनके पास और कोई तरीका नहीं है मोटे पैसे बनाने का, एक ट्रैप से निकलने का, तो थोड़े थोड़े पैसे लगे, ओवर द पीरियड दे कैन क्रिएट अ इमेंस वेल्थ। इक्विटी जैसा कि बाय नेचर है रिस्क, इंडिविजुअल स्टॉक में लगते हैं। अगर आपके पास इतना दिमाग नहीं है, रिसर्च नहीं है, और या फिर आपको नॉलेज नहीं है, दिमाग इन द सेंस नॉलेज, ठीक है, तो इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो भी स्टोरी हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कहीं पे भी, वो सब पेड होता है। वो पर्टिकुलर एक इक्विटी स्टॉक को बेचने का होता है, लोग इन्फ्लुएंस में ख़रीद लेते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारे पेड हैं, जितने भी ज्ञान देते हैं सबके सब किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। अगर मैं यस बैंक का कुछ स्टॉक का रिकमेंडेशन कर रहा हूँ, यस बैंक ऊपर जाएगा ये है, या पेटीएम ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये किसी काउंटर पार्टी ने उसको डिफेम करने के लिए मुझे पैसे दिए हैं, या फिर उस पेटीएम ने मुझे उसको उठाने के लिए पैसे दिए हैं, तभी वो मैं बोलूँगा। नहीं, इट्स ऑल अबाउट, मतलब वहाँ पे जो यूट्यूबर पैसे ऐसे ही कमाते हैं, केवल और केवल उससे नहीं, व्यू से नहीं कमाते हैं। व्यू से सबसे कम कमाते हैं। जो उनको मिलता है मोटा पैसा, वो पेड एक्टिविटीज़ से मिलता है, जो कि इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं और आपको लगता है कि कितना जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसमें गेम जीतने के लिए, और आपको भी पता है कि सेबी और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं कि, मतलब इवन जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला कि 99% लोग इसमें पैसा लूज़ करते हैं, 1% कमाते हैं। 1% क्यों कमाते हैं? क्योंकि उनके पास जो न्यूज़ होती है वो हमारे पास नहीं होती, और वो उसी न्यूज़ का
जब तक हमें पता चलती तब तक वो जितना कमाना होता है, न्यूज़ का जो एक्सपायरी डेट हो जाता है वो आ जाता है, तब हमारे पास वो न्यूज़ आती है। तब तक जो कमाने वाले कमा जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि पेटीएम में क्या हुआ था, वॉरेन बफेट बहुत पहले निकल गया था। ठीक है, क्योंकि उनके पास न्यूज़ आती है। तो ऐसे बड़े लोग के पास न्यूज़ आती है, जब वो कमा के लाल हो जाते हैं फिर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, हमारे पैसे से वो राजा होते हैं। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसका जितना जिगरा है ना, जितना पॉकेट अलाउ करता है, उस हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डिज़ाइन किए गए। सबसे जो एक बोलते हैं आइडियल फॉर एवरीवन, जिसको गवर्नमेंट, मतलब अब तो सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया कह रहा हूँ, टीवी पे हर दूसरा तीसरा ऐड म्यूचुअल फंड अच्छा है, गुड है, सचिन तेंदुलकर, ये सब क्यों प्रमोट करते हैं? क्योंकि ये सरकार चाहती है कि लोग इंडिया की ग्रोथ में पार्टिसिपेट बने। क्योंकि अगर उन्होंने इक्विटी बोल दिया तो सारे लोगों को पैसे डूबने के, उसमें 80 लोगों को पैसे डूब जाएंगे, तो वो नहीं चाहती सरकार। इसलिए चाहती है कि लोग सेफ इंस्ट्रूमेंट में, जो सबसे सेफेस्ट है हाई रिटर्न में, उसमें डालें। ठीक है, उसमें पैसे डालें, और उनको पता है कि ये ओवर द पीरियड लॉन्ग टर्म में पैसे हमेशा बनेंगे, उसमें कोई ऐसा वो रॉकेट साइंस नहीं है, पैसे बनने ही बनने हैं। और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारा जो मार्केट है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट आते हैं, आप ये लो या ये मत लो, या कोई भी आप इनमें से मत लो, या लेना हो तो लो, लेकिन सभी के पास टर्म प्लान और मेडिकल प्लान होना चाहिए। रीज़न क्या है, जैसे मैंने बता दिया, लाइफ इज़ अनसर्टेन। ठीक है, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी जैसे मेरे एक रिलेटिव में, उन्होंने उनके ऊपर कुछ ऊपर से गिर गया था और उनकी कमर बैंड हो गई थी। हम घर से सब निकलते, अच्छा आज ये करेंगे, लेकिन कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। तो मेडिकल जो होता है वो आपके लाखों रुपए बचा देता है। प्लान थोड़ा सा हम करते हैं उसको, और वो हमारे लाखों के पैसे बता दे, हार्ड अर्न मनी बचा देता है। और जो टर्म प्लान होता है वो तो पता ही है कि बाय नेचर की, अगर इन केस अगर कोई मेन अर्निंग पर्सन की डेथ हो जाती है, तो उसकी जो फैमिली है वो डिपेंडेंट ना हो किसी पे, बल्कि वो उसी हिसाब से अपने जो फ्यूचर प्लान है उसको अचीव कर पाए। ठीक है, इसलिए टर्म प्लान होना, और ये बहुत सस्ता होता है। 1 करोड़ का प्लान, 1.5 करोड़ का, 2 करोड़ का प्लान जो होता है वो 7-8 हज़ार, 10,000 साल के में, 1 साल के 10,000 में 1 करोड़ का, 1.5 करोड़ का प्लान आराम से मिल जाता है। ये अगेन एज, जितना कम एज होगा उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, जितना ज़्यादा एज है उतना ज़्यादा प्रीमियम। अगर मुझे 2 करोड़ का लेना पड़े टर्म प्लान आज के टाइम पे, तो हो सकता है मुझे 30,000 रुपये हर साल के देने पड़े, 40,000 के। और हो सकता है जिसकी 24 साल या 22 साल की एज है, उसको 3 से 4 हज़ार रुपये में साल के में वो 1 करोड़ का प्लान मिल जाए, है ना। तो आई थिंक वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ ये है कि क्या आप इस मतलब आप अपने लाइफ को, प्लान को लेके उस हिसाब से सोचते हो कि नहीं सोचते हो। क्योंकि जो लोग एंडोमेंट प्लान लेते हैं, मतलब जो LIC प्लान लेते हैं, वो उसको अगर हम थोड़ा सा तरीके से बताएं कि लेट से कि किसी के LIC प्लान का, मैं उसको अभी एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो डॉक्टर्स डोंट मेक यू हेल्दी, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स आपको हेल्दी नहीं बनाते, वो आपको दवाइयाँ देंगे ताकि आपकी बीमारी सही हो, लेकिन हेल्दी बनाने का उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो आप खुद करते हो। टीचर्स भी आपको सिखाते नहीं हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, सीखते आप खुद हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, आप 20, 25, 30 लोग हो, ठीक है, उसमें से ज़रूरी नहीं कि सब मेरी बात से एसोसिएट करें या सीखे ही, है ना। तो जो सीखेंगे वो उसमें अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो दे आर सीरियस अबाउट कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिनको लगेगा हाँ ठीक है, ये ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। तो इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस, एंड वो उनकी साइकोलॉजी, कैसे वो नॉलेज को प्रोसेस करते हैं, वो अपने आप को कैसे परस्यू करते हैं, फ्यूचर को लेके वो कितना सीरियस है, इट्स ऑल अबाउट। मैं ये नहीं बोलता कि मतलब जिसके सबको उसी अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इन्वेस्ट करना ही चाहिए, चाहे वो 2,000 हो
या 10,000 हो या 20,000 हो, जो नहीं कर रहा है और स्टिल मतलब मैंने ये भी देखा है कि बहुत फैंसी चीज़ें खुद के लिए लेते हैं लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। इट मीन्स कि मतलब दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर और वेल्थ, है ना। उनको लगता है सब ऐसे ही हो जाएगा। नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। वो रिग्रेट तब करेंगे जब उस टाइम पे वैसे मनी की जरूरत पड़ेगी, उनके पास पैसा नहीं होगा, कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा, तब वो मेरी बातें चीज़ें समझ में आएंगी। मेंटर्स डोंट मेक यू रिच, ठीक है। जैसे कि अगर आप में से कुछ मुझे मेंटर्स मानते हैं तो मैं आपको रिच नहीं बना सकता। आप जो डिसीजन लोगे ना उससे आप रिच बनोगे। अब मैं डिसीजन की बात कर रहा हूँ कि मैंने अगर कुछ वेल्थ क्रिएट किया है, ठीक है, तो जस्ट बिकॉज अब मैंने बहुत पहले एक डिसीजन लिया था, उस डिसीजन का आउटकम है। इफ़ यू डोंट मेक डिसीजन तो और उसके बाद एक्शन ले लोगे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। एट अ सर्टन लेवल यू विल रियलाइज योर ग्रोथ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये जस्ट मैंने अभी कंपनी, मेरा थर्ड एक वेंचर है profito.in, ये जल्दी ही स्टैब्लिश होगा। और यहाँ पे जो मैंने फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस है वो म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस को लेके है और ये लीडिंग पार्टनर्स के साथ मेरा चलेगा। तो अगर आप लोग को कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, भले ही आप इन्वेस्ट करो ना करो, एडवाइस भी चाहिए तो आप मेरे से ले सकते हो। कोई ऐसा मत सोचना कि मैं चार्ज लूँगा, कुछ नहीं, आप लोग के लिए सब फ्री है, ठीक है। तो ये जो सेशन है स्पेशली ये है कि आपको मैं अवेयर कर पाऊँ, ठीक है। आप अपने पैसों को लेके थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अपने फ्यूचर जो भी थोड़ा बहुत बचाते हो वो कहीं ना कहीं लगाओ। वो मनी आप ही के लिए काम आएगा, आपके आसपास लोग के लिए काम आएगा, आपके अपने चहेतों के लिए काम आएगा। बट यू शुड एटलीस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, है ना, सो दैट कि ज़रूरत ना पड़े तो अच्छी बात है। अगर क्योंकि वो वेल्थ क्रिएट हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ा तो किसी के आगे मतलब ना लोन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि लोन भी अपने आप में एक लाइबिलिटीज़ तो है। कौन लोन लेना चाहता है, ठीक है। तो आप और अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में क्या है होता है सबसे चीज़ कि आप एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हो। आज आपने रिक्वेस्ट डाला, कल तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए विदाउट डिडक्टिंग एनी परसेंटेज, ठीक है। जैसे एफडी में क्या होता है, आप एफडी कर लो और मैच्योरिटी से पहले आप ने अगर उसको तोड़ा तो वो पेनाल्टी चार्ज करते हैं ना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इन्वेस्ट किया, आप 5 साल 10 साल के बीच में आपको मनी की ज़रूरत थी, आप आज रिक्वेस्ट डालो, कल तक आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये सब जो भी है, और सबसे बेस्ट है कि आप एक्चुअली ट्रैक कर सकते हो, अपने मनी को देख सकते हो कितना परसेंट हुआ। तो और सब चीज़ों में इन रियल इस्टेट में मैं एक बार फिर से जाऊंगा यहाँ पे, जिनको रियल इस्टेट का एक चीज़ है। रियल इस्टेट में और म्यूचुअल फंड में मैं बताता हूँ दोनों में मेजर क्या डिफरेंस है। रियल इस्टेट इलिक्विड है और म्यूचुअल फंड लिक्विड है। इट मीन्स कि रियल इस्टेट अगर हमारे पास है तो मैं कल बेचना चाहूँ तो क्या मैं बेच सकता हूँ? नहीं। मुझे बायर मिलेगा उस प्राइस पे, नहीं मिलेगा, कंप्लीटली डिपेंड ऑन द बैड साइड साइकोलॉजी। वो प्राइस तय करेगा कि अगर लेट से मैं 50 लाख की कोई प्रॉपर्टी बेचने चाह रहा हूँ, है ना, वो खरीदार ही नहीं मिले 50 लाख का, तो मैं 40 लाख जो भी मिल रहा है और मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं बेच दूंगा। मैं इतना वेट नहीं करने वाला कि कब मिलेगा, 1-2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कोई बायर ही नहीं मिल रहा है, तो जो भी मिलेगा मैं बेच दूंगा। तो ये इसके साथ एक इशू रहता है। और जब मैं बेचूंगा तो ज़रूरी नहीं कि वो इमीडिएट मुझे तुरंत 50 लाख दे देगा। हो सकता है वो लोन कराने जाए, लोन एक बार रिजेक्ट होगा, 2 बार रिजेक्ट होगा, पहली बार में हो जाएगा, ये इट डिपेंड्स, है ना। तो उसमें भी पैसे फंसे रहते हैं, 4 लाख दे दिया, 2 लाख। इसमें क्या है कि आपके जो भी फंड दिख रहे हैं, आपने बटन दबाया, अगले दिन पैसे, कोई चिक नहीं। तो ये एक फ़र्क है रियल इस्टेट में, जहाँ पे क्विक मनी आपको रिलीज़ करनी है क्योंकि 100% लिक्विड होता है, और रियल इस्टेट में इलिक्विड होता है। लेकिन अगेन वो एक बड़े प्लेयर का गेम है, और बड़े प्लेयर तभी हम सब बनते हैं जब हम एक्चुअली म्यूचुअल फंड में एक वेल्थ क्रिएट पाते हैं। अब मैं अपनी स्टोरी बताऊं कि लेट से कि मैंने 60 लाख 70 लाख या 1 करोड़ का एक कॉर्पस क्रिएट किया,
ठीक है। और उसके बाद मैं रियल इस्टेट में आया, ठीक है। रियल इस्टेट में आने के बाद मैंने अगर एक प्रॉपर्टी ली, ठीक है, उसको 1-2 साल होल्ड किया, तो वहाँ से जो वेल्थ क्रिएट हुआ, दिस इज़ द कंपाउंडिंग गेम। तो ये इस तरह से मनी ग्रो करती है। तो दिस इज़ द सेम एग्जैक्टली फार्मूला जो एवरीवन जो पैसे एक्चुअली बनाते हैं, वो यही तरीका ही है। या तो उनके पास एक पैसा खड़ा हो, है ना, जो वो डायरेक्टली रियल इस्टेट में जाए, या वो ओवर द पीरियड, है ना, जिनके पास लाइबिलिटी है, जिनके पास वैसा कोई रिसोर्स नहीं है, तो म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, जो कि मैंने खुद इस चीज़ को किया है। तो आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। आई थिंक आई एम डन विद दिस। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? और सर एक तो मुझे डिफरेंस एक जानना है कि XIRR और ये जो एब्सोल्यूट रिटर्न था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एब्सोल्यूट जैसे कि मैंने बताया कि पूरे साल का रिटर्न है ना, यानी कि अगर मैंने 5 साल इन्वेस्ट किया तो इस साल का क्या एब्सोल्यूट रिटर्न है वो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न में दिखाता है। और जो XIRR है, इट मीन्स कि कंपाउंडिंग रिटर्न, यानी कि किसी साल में 30% दिया, किसी में 40% दिया, किसी में 20 में दिया, किसी में 15 दिया, उन सब का जो ऑन एन एवरेज आता है वो XIRR आता है, यानी कि एनुअलाइज्ड रिटर्न, ठीक है। ओके, सो XIRR इज एनुअलाइज, और जो कंपाउंड है वो टोटल ईयर, लेट्स से कि 5 साल से इन्वेस्टमेंट है। हाँ, XIRR मतलब आप समझ लो कि कंपाउंडिंग रिटर्न, यानी कि 20% के रेट पे आपका कंपाउंडिंग रिटर्न आ रहा है। एवरी ईयर यू आर मेकिंग 20% ग्रोथ ऑन योर कैपिटल। तो सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मैंने ना काफी ह्यूज डिफरेंस देखा कि कहीं पे एक पोर्टफोलियो में लेट्स से कि 23% रिटर्न किसी को मिल रहा था, और किसी में जो आपने किसी क्लाइंट का दिखाया 123%। सो ये डिपेंड क्या टाइम और मनी पे भी करता है? अगर हम इसको प्रॉपरली लेट्स से कि कोई मैनेज ना करे और एक ह्यूज डिफरेंस हो अमाउंट में, लेट्स से कि एक तरफ 15,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एक तरफ 1.5 लाख का हो रहा है, और दोनों का टाइम पीरियड 5 ईयर्स का है, इसमें क्या परसेंटेज में? नहीं, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा सौरभ, ठीक है। देखो इसको मैं समझाता हूँ। देखो लेट से मेरे पास 1 करोड़ है और आपके पास फॉर एग्जांपल 10,000 है, ठीक है, और आप कोई चीज़ सेम चीज़ परचेस करने जा रहे हो, तो मुझे और आपको जो 2 साल बाद उसको हम बेचेंगे, ठीक है, और दोनों का जो रिटर्न आएगा वो 20% आएगा, ठीक है। तो लेकिन क्या जो रिटर्न, जो वैल्यू, मतलब जो मेरे 1 करोड़ पे जो पैसे बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है, इवन 20%, और जो 10,000 पे बनेंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम है कि जो आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2 प्लान है जिसमें मैंने 4 लाख लगा दिए, और किसी में जैसे है कि 1 लाख है और दोनों का 20% है, तो परसेंटेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा उस प्लान में, वो वैल्यू पे डिफरेंस आएगा। मतलब 20% पे पूरे कैपिटल पे आपकी क्या फिगर आ रही है वो डिफरेंस होगा, है ना, जितना पैसा उतना रिटर्न, उस हिसाब से रिटर्न, मतलब परसेंटेज सेम रहेगा, जो उसकी फिगर्स होगी वो चेंज होगी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। मींस कंपाउंडिंग दोनों का सेम ही रहेगा, लेट्स से 4,000 पे भी 20 आ रहा है तो 4 लाख पे भी 20 है। एग्जैक्टली। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर अभी रिसेंट में कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर चल रहा है म्यूचुअल फंड के लिए? लाइक जैसे ग्रोथ है, मतलब ग्रो है, और भी 1-2 है, तो उसमें कौन सा भी रिसेंट में अच्छा लग रहा है? प्लेटफॉर्म जो है उस सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने जो बोला डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का, जिसमें आप तो अपने हिसाब से कर रहे हो, मैंने पोर्टफोलियो दिखाया कि किसी का 10% भी है और किसी का 20% भी है, किसी का 40%, किसी का 86%, ठीक है, जो मैनेज्ड होंगे, ठीक है। मतलब अगर आपके पास एक आप सोचो कि लेट से कि आपने 1-2 फंड में इन्वेस्ट किया, आपको कौन बताएगा कि वो फंड का आगे का क्या फ्यूचर है, या आपको इस टाइम पे इन्वेस्ट मतलब उसमें लमसम करना चाहिए या रुकना चाहिए, मार्केट कैसा है क्या है, आपको नहीं पता, क्योंकि यू आर बिजी इन समथिंग एल्स।
आप नौकरी कर रहे हो, आपको डेली बेसिस में मार्केट पे क्या चल रहा है उस पर आपको चीज़ें नहीं पता हैं, ठीक है। उनको पता है जो डेली बेसिस पे लर्न करते हैं, जो 2-3 घंटे उस चीज़ पे लगाते हैं, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनली पेशा है। तो दे कैन मेक अ बेटर जजमेंट, दे कैन डिसाइड बेटर देन यू कि मतलब कौन से फंड को स्विच करना है, कौन से फंड में लमसम डालना है, कौन से फंड से एग्जिट करना है ना। तो प्लेटफॉर्म सब एक तरह से अच्छे हैं। प्लेटफॉर्म क्या है, एक इट्स लाइक अ स्कूल टाइप, है ना। आप किसी भी स्कूल में जाओ आपको पता है, लेकिन टीचर कौन है वहाँ पे, आपको गाइड करने वाला कौन है, उस पर आपका एजुकेशन लेवल बनता है, है ना, वो बेटर होता है। तो स्कूल तो बहुत सारे हैं, किसी के लिए कोई स्कूल अच्छा है, किसी के लिए कोई स्कूल अच्छा है, लेकिन एक्चुअली जो एक पर्सन की इंडिविजुअल ग्रोथ होती है, एकेडमिक ग्रोथ होती है, वो वहाँ के टीचर से होती है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको उस प्लान को जो एडवाइस करने वाला, हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने वाला क्या कौन दे रहा है बीच बीच में, किस टाइम पे निकलना चाहिए, है ना। अभी जैसे कि सौरभ ने मेरे ऑब्जर्वेशन नहीं था, आज ही मैंने पूछा कि ये निगेटिव क्यों है, तो सौरभ ने बोला ये मैंने टेक्नोलॉजी फंड में डाला था लमसम। तो जब सौरभ ने ये जो निगेटिव दिखा रहा था केवल उसी फंड में दिखा रहा था, तो मैंने बोला कोविड में टेक्नोलॉजी फंड में अगर इन्वेस्ट करते तो तुम्हारे हो सकते थे 200% के रिजल्ट होते हैं, लेकिन अभी जो इस टाइम पे जो सेक्टोरल फंड में डालेगा ना तो उसके निगेटिव ही रिटर्न होंगे। तुम्हें नहीं पता कि इसको रिकवर करने में 3 साल लगे, 4 साल लगे, आपने मनी तो इन्वेस्ट कर दिए ना, और एक होप के साथ किए कि आपका उस मनी के साथ एक रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, वो 3-4 साल ख़राब हो गए आपके, क्योंकि आप जो सोच के उसमें लगाए वो नहीं हुए। तो फिर मतलब ये इन्वेस्टमेंट का टाइम के साथ ही तो रिलेशन है, आपका जो रिटर्न है वो टाइम के साथ एसोसिएट होना चाहिए। मतलब आपके पास टाइम ही लिमिटेड है, ठीक। अगर सोच लो मेरे पास 100 साल होते हैं या 200 साल होते हैं तो मुझे थोड़ी जल्दी होती है यार, मुझे 2 करोड़ बने, 200 करोड़ बने, है ना। मेरे पास तो बहुत साल, मैं लगा दूंगा, 2000 भी लगा दूंगा तो बन जाएंगे। तो मतलब टाइम कम है। आई एम एज ऑफ 40, मेरे पास 15 साल 20 साल ही मैक्सिमम है, उसमें जो करना है कर लेंगे। अदर फिर उसके बाद बस जो मैंने पेड़ बनाया इतने साल में, जो बीज डाल के जो धीरे धीरे पेड़ ग्रो किया, उसके बाद जो फल आ रहे हैं बस मुझे वो फल ही खाने हैं। और वो फल कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, वो मेरे उस टाइम पे जब मैंने वो डिसीजन लिया था पेड़ लगाने का, कितने पेड़ लगाने का, कैसे पेड़ लगाने का, आम का लगाऊं, अमरूद का लगाऊं, वो उस पर डिपेंड करता है ना। कहते हैं ना आम का बगीचा ज़्यादा पैसे कमा के देता है रेदर देन अगर, तो वो वही चीज़ डिसीजन होता है। करेक्ट है? आपको समझ में आया? जी सर, थैंक्स। ओके, यूर वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन? फाइव मिनट में बस दूंगा क्वेश्चन के लिए, उसके बाद मैं रैप अप कर दूंगा, ये मीटिंग फिनिश हो जाएगी। और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो सर मेरा क्वेश्चन है लाइक कि जैसा कि आप बोलो कि एडवाइस हम कोई भी ले सकते हैं, तो उसके लिए लाइक हाउ वी विल बी गोइंग टू अप्रोच यू, कि वो कैसे होगा? लाइक देयर विल बी अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम कि वो हम उस तरीके से उस टाइम पर ही हम बात कर पाएंगे, लाइक हाउ विल डू मेरे साथ? यस। हाँ, आपको बस मैसेज करना होगा कि मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, मैं अपने अपॉइंटमेंट अपनी मीटिंग के हिसाब से आपको टाइम प्रोवाइड कर दूंगा, हम लोग 1-to-1 सेशन कर लेंगे, दैट्स इट। ओके, ठीक है, तो वह 1-to-1 ही सेशन होगा, उसमें ऐसा नहीं कि मतलब ग्रुप मीटिंग हो रहा है। ये ग्रुप मीटिंग इज जस्ट टू अवेयर। ओके, ओके, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके पास से बहुत कम ही क्वेश्चन आएंगे या तो ना आएंगे, क्योंकि उनको पता है उन सबके पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में पॉजिटिव ही दिख रहे होंगे ज़्यादातर। हाँ, लेकिन रिटर्न किसका अच्छा है किसका नहीं अच्छा है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि उस पर्सन की उस फंड को लेके क्या नॉलेज थी, अभी वो किस सेक्टर में परफॉर्म कर रहा है, उसका फंड अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, उस पर काफ़ी चीज़ें वेरी कर रही हैं। बट मैं आई गारंटी कि कोई भी म्यूचुअल फंड में जो SIP कर रहा होगा उसका नेगेटिव रिटर्न तो नहीं हुआ होगा। अगर किसी का है
तो मुझे यहीं पे क्वेश्चन पूछ सकता है। आई थिंक किसी का नहीं है, तो हम लोग मीटिंग रैप अप करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप 1 to 1 मेरे से मैसेज करके बात कर सकते हो। ओके, हम उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो। अदरवाइज़ इसको एज अ आप नॉलेज पर्सपेक्टिव से लीजिएगा। ठीक है, सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप लोग तो मेरे ही लोग हो। ठीक है, तो थैंक यू, बाय। Okay, thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।